नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। शुरुआत करते हैं बड़ी बहस की। दतिया में उपचुनाव है। ये उपचुनाव अब पूरे प्रदेश में सियासी सरगर्मियां धीरे धीरे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। वैसे तो किसी भी आम उपचुनाव में उतनी सक्रियता और सियासी गर्माहट नहीं होती जितनी इस दतिया उपचुनाव में है। और ये गर्माहट इसलिए भी है क्योंकि सालों बाद चेहरे बदले हुए हैं, जिसका परिणाम यह है कि कुछ तो काफी संतुष्ट हैं तो कई अभी भी नाराजगी गाहे बगाहे कह सुन दे रहे हैं। खैर, ये चुनाव सभी की साख का सवाल है और हर पार्टी जातीय समीकरण साधने में लगी हुई है, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है जिसने इन समीकरणों को सही से बैठा लिया उसे दतिया ने सराखों पर बैठाया है। सालों तक वो सिरमौर नरोत्तम मिश्रा बीजेपी की तरफ से रहे, तो 2023 में कांग्रेस के राजेंद्र भारती को दतिया ने सराखों पर बैठाया। लेकिन इस बार ना नरोत्तम मिश्रा और ना ही राजेंद्र भारती चुनावी मैदान में हैं। इस बार चुनावी मैदान में टक्कर आशुतोष तिवारी है, घनश्याम सिंह और तीसरा मोर्चा से दामोदर यादव के पिछड़ों की राजनीति की कड़ी टक्कर है। उपचुनाव में जातीय समीकरणों का अहम रोल बन रहा है। दतिया में कुल 2.5 लाख के करीब मतदाता हैं। इनमें सबसे ज्यादा सामान्य वर्ग के 60,000 मतदाता हैं। इनमें भी ब्राह्मण और ठाकुर वोटरों का दबदबा है। ब्राह्मण वोटों की बात की जाए तो करीब 33,000 ब्राह्मण वोट हैं, जबकि करीब 18,000 ठाकुर वोट हैं और 15,000 के करीब वैश्य वोट बैंक है। अनुसूचित जाति का करीब 60,000 का वोट बैंक है, तो ओबीसी का भी अच्छा खासा वोट बैंक है। लेकिन ये वोट बैंक अलग अलग जातियों में बटा हुआ है। कुशवाहा ओबीसी का करीब 30,000 वोट है, तो यादवों की संख्या भी करीब 18,000 है और बाकी के ओबीसी वर्ग से 20,000 के करीब वोट हैं। दतिया में वोट बैंक जिस तरह से बटा है, उसके कारण चुनाव दर चुनाव कांटे की टक्कर रही है और जीत का मार्जिन भी बहुत बड़ा नहीं बना। 2018 में नरोत्तम मिश्रा ने राजेंद्र भारती के साथ करीबी मुकाबले में सीट को बीजेपी की झोली में डाला था, लेकिन मार्जिन करीब 2,600 वोट का ही था। वहीं अगर 2023 की बात कर ली जाए तो राजेंद्र भारती ने मात्र 4.38% वोट के फर्क से नरोत्तम मिश्रा को हराया था। इन दोनों चुनाव में मुकाबला ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण का था, लेकिन यह चुनाव वैसा नहीं है। यह चुनाव नया है, समीकरण भी नए हैं और त्रिकोणीय भी है। बीजेपी की तरफ से ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में है, तो कांग्रेस ने भी सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, लेकिन ठाकुर वर्ग से वहीं दामोदर यादव ओबीसी और पिछड़ा की राजनीति में माहिर खिलाड़ी हैं। ऐसे अब एक एक वोट की कीमत का हिसाब किताब पार्टियां रख रही हैं और यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस जैसे प्रमुख दलों ने दतिया में नेताओं की फौज जातीय समीकरणों के लिहाज से उतारी है। तो एमपी में अब सियासी सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आई है। हर पार्टी जातीय समीकरण साधने में लगी हुई है। तो दतिया उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही है। हर जो पार्टी है वो जातीय समीकरण को साधने में लगी हुई है। इसी पर बड़ी बहस है। आज चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमानों की मौजूदगी है, इंट्रोडक्शन आपसे करवा देती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ योगेश गुप्ता जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के नेता वीरेंद्र द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आजाद समाज पार्टी के नेता अनिल गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। शुरुआत करूंगी मैं योगेश गुप्ता जी आपके साथ। सर, 2023 के चुनाव का अगर जिक्र किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट गंवा दी थी। नरोत्तम मिश्रा अब मैदान में नहीं है। कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए? देखिए फातिमा जी, नरोत्तम मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे और 6 बार से ज्यादा वो वहां पर विधायक रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि दतिया की जनता ने उनको भरपूर दुलार और प्यार दिया और उन्होंने भी जनता के लिए यथासंभव प्रयास किए हैं। तत्पश्चात उनको इस प्रकार का जन आशीर्वाद मिलता रहा है। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम जाते हैं तो निश्चित रूप से दोनों पार्टी के प्रत्याशी अलग है।
और जब भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को लेकर चुनावी मैदान में जाती है तो प्रचार प्रसार, बूथ मैनेजमेंट, कार्यकर्ताओं की कार्यशैली, नेताओं की सतत निगरानी और तमाम वो सारे चाक चौबंद प्रबंधन के साथ चुनावी रण में उतरते हैं और हमारे प्रत्याशी के लिए हर बूथ पर हमारा यूथ मजबूती से काम करता है, उसको जिताने के प्रति संकल्पित होता है। और इसी उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों और चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति करी है। और मैं ये मानता हूं कि भाई नरोत्तम मिश्रा जी के माध्यम से आशुतोष तिवारी जी बहुत बड़ी विजय निश्चित रूप से दतिया के आगामी चुनाव में सुनिश्चित करेंगे और आगामी 3 अगस्त को मेरी बात भी आपको परिलक्षित होगी। ठीक है, मैं कांग्रेस के नेता के पास जाना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से वीरेंद्र जी, अगर 2023 की बात कर ली जाए तो आप लोगों ने ये सीट जीता था। इस बार तो राजेंद्र भारती भी मैदान में नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि सबसे बड़ा चेहरा अब कांग्रेस पार्टी खो चुकी है और चुनौती इस बार भी बहुत बड़ी है? वीरेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आपके पास? वीरेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है क्या आपके पास? वीरेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आपके पास? हाँ, आप सुन पा रहे हो मुझे? जी जी, बताइए सर। हाँ, देखिए, राजेंद्र भारती जी की अनुपस्थिति में घनश्याम सिंह जी वहां से पहले विधायक भी रहे हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं और वहां से परंपरागत प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं। उनकी छवि प्रतिष्ठा बहुत सरल और सहज आदमी की है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी का जो द्वंद्व आप लोगों ने, मीडिया ने, पूरे देश ने देखा, जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने उपद्रव मचाया और जो एक गलत संदेश गया, जनता ने उस चीज को बर्दाश्त नहीं किया है। दूसरी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, आशुतोष तिवारी, रहने वाले तो वहां के हैं, लेकिन उनने दतिया जिले को छोड़ के पूरे राज्य में काम किया है। वहां उनकी कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं है, जनता के बीच में कोई पहचान नहीं है। और घनश्याम सिंह जी पूरे जिले में जाने माने जाते हैं, दतिया से विधायक रहे हैं, सेवड़ा से भी विधायक रहे हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि दतिया के चुनाव पर पूरे देश की और प्रदेश की नजर है। जिस तरह से नाजायज तरीके से इंटरवीन करके ये बीच में चुनाव करवाया गया है, जनता भाजपा सरकार को जगाने के लिए, उसको अवेयर करने के लिए जो जनहितों की उपेक्षा हो रही है, उसको लेके कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी ताकि सरकार जागे और लाइन पर आए। ठीक है, अनिल गुर्जर जी के पास जाऊंगी मैं। अनिल जी, देखिए, दतिया में अगर अनुसूचित जाति की बात कर ली जाए तो करीब 60,000 वोटर हैं। क्या लगता है आपको, इस बार कितनी बड़ी चुनौती दलित वोट बैंक को साधने में? निश्चित रूप से ये हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि हमारे दलित, पिछड़े और आदिवासी और मुस्लिम समाज ये समझ चुका है कि आज हमारी लगभग 85% आबादी होने के बावजूद ना ही तो दलित पिछड़ों की याद कांग्रेस को आई, न भारतीय जनता पार्टी को आई। अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट करके नरोत्तम मिश्रा जी की जगह आशुतोष तिवारी जी को दिया और कांग्रेस ने राजेंद्र भारती जी के परिवार की बजाय एक जो है सामंतशाही जो राजा हैं उनको दिया है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर दलित पिछड़ों में बड़ा आक्रोश है कि आखिर हमारे 90%, 85% में से कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं मिला। कुशवा समाज बड़ी तादाद में है यहाँ, यादव समाज, बघेल समाज, साहू समाज, गुर्जर समाज, तमाम हमारे ओबीसी के जो समाज हैं उनमें से किसी की इनको याद नहीं आई। तो इस कारण से हमारे लोगों में बड़ा आक्रोश है और निश्चित रूप से उन्होंने मन बना लिया है कि आजाद समाज पार्टी के जो ओबीसी समाज से जो आते हैं, आजाद समाज पार्टी के कहने का मतलब है कि जो दलित वोट बैंक है वो कांग्रेस और बीजेपी से अब छटक गया है और अब सीधे आपके तरफ पहुंच रहा है। निश्चित रूप से, क्योंकि जब हमारे बहुजनों का, दलित पिछड़ों का अपमान होगा तो हमारे लोग वोट की चोट से इस अपमान का बदला लेने का कार्य करेंगे। योगेश गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। योगेश जी, देखिए फातिमा जी, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,
वो 140 करोड़ देशवासी, तो उसमें सर्व वर्ग समायोजित होता है। और इस बात को प्रमाण स्वरूप मैं साबित करता हूं कि 2014 के ना ये जो बहुजन समाज है उसने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को न केवल आत्मसात किया है वरन उसको अपना भरपूर जन आशीर्वाद भी दिया है। रही बात कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती जी की, तो किस प्रकार फ्रॉड से संबंधित लेकिन जानकारी को छुपाया आप लोगों गया, ने योगेश क्राइम जी को देखिए छुपाया गया, ब्राह्मण तब चेहरा उतारा है। क्या आप इस बात से आश्वस्त हैं कि ब्राह्मण वोट बैंक पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है? देखिए फातिमा जी, जब चुनावी समर में जाते हैं तो क्षेत्रीय समीकरण, जातिगत समीकरण, ये सब चीजें देखी जाती है और जीतने वाला जो उम्मीदवार होता है, जो प्रत्याशी होता है, उसके लिए ही पार्टी सर्वमान्य तरीके से उसको जनता के बीच उतारती है। और रही बात आशुतोष तिवारी जी की, तो एक लंबा अनुभव रहा है उनको संगठन के अंदर काम करने का। नरोत्तम मिश्रा जी भाई साहब के लिए चुनाव में भी उन्होंने प्रभारी के रूप में कई चुनावों में काम किया है, तो दतिया की जनता से उनका जमीनी जुड़ाव रहा है। और मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से आने वाली 30 तारीख को जो मतदान होगा उसमें दतिया की जनता बढ़ चढ़कर उस मतदान में हिस्सा लेगी और आशुतोष तिवारी जी को अपना जन आशीर्वाद भी देगी। वो 3 तारीख को ये बात प्रमाणित भी होगी। वही बात कांग्रेस तो अपने अंतर कले और गुटों में बटी हुई स्पष्ट तौर पर नामांकन के समय नजर। अवधेश नायक जो कांग्रेस के एक बड़े नेता माने जाते हैं उस क्षेत्र के, दतिया क्षेत्र के, उनका किस प्रकार दिग्विजय सिंह जी ने एक कुत्सित मानसिकता के चलते अपमान किया, सरेआम अपमान किया, और वो उस नामांकन प्रोसीडिंग से बाहर रहे। तो अवधेश नायक जी भी एक ब्राह्मण, बाहर तो नरोत्तम मिश्रा भी रहे योगेश जी, बाहर तो इस बार नरोत्तम मिश्रा को भी कर दिया गया। नरोत्तम मिश्रा जी ने तो नामांकन के बाद चुनावी सभा संबोधित करी और सार्वजनिक रूप से आप सम्मानित मीडिया के समक्ष ये बात स्वीकार करी। दतिया में किस तरीके से उनके समर्थकों के द्वारा हिंसा करवाई गई थी, किस तरीके से दतिया में उनके समर्थकों के द्वारा हिंसा हुई थी, ये आपने, हम सबने देखा था सर। फिर मुख्यमंत्री मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी की आलाकमान ने उन्हें तलब भी किया था। तो नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर कहीं लग रहा है क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत फैसला ले लिया? नहीं, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी अगर कोई फैसला लेती है तो निश्चित रूप से सोच समझकर, चुनावी रणनीति के मद्देनजर और जीतने वाले संभावित उम्मीदवार को आगे रखकर, और जब प्रत्याशी घोषित होता है तो भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले सब एकजुट होकर एक मजबूत दृढ़ संकल्पना लेकर और उस प्रत्याशी की जीत के लिए काम करते हैं। और उसमें माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो भी देखिए काम में जुट गए, चुनाव प्रचार में जुट गए। नरोत्तम मिश्रा जी ने स्वयं अभी कथन किया है, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर हर बुजुर्गों से आशुतोष तिवारी जी के लिए न केवल वोट मांगूंगा बल्कि उनके लिए एक बड़ी जीत सुनिश्चित करूंगा। और कैडर बेस्ड संगठन है भारतीय जनता पार्टी का। नाराजगी अगर होती है तो केंद्रीय नेतृत्व और प्रादेशिक स्तर पर नेतृत्व जो होता है वो मिल बैठकर बातचीत करते हैं और बातचीत के रास्ते से समझाइश निकलती है और समझाइश के माध्यम से नाराजगी दूर करने का पूरा प्रयास भी रहता है। और मैं समझता हूं नरोत्तम मिश्रा जी की जो फौरी तौर पर नाराजगी थी, जो कार्यकर्ताओं को उनके प्रति अटैचमेंट था, वो एक आक्रोश के रूप में जरूर हमको परिलक्षित हुआ था। लेकिन अब स्थितियां यथा नियंत्रण में है और सभी एकजुटता के साथ आशुतोष तिवारी जी के जीत के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है वीरेंद्र जी, अगर यादव और कुशवाहा वोट बैंक की बात कर ली जाए, अगर वो खिसकता हुआ कांग्रेस पार्टी की तरफ से चला गया और तीसरे मोर्चे की तरफ गया तो जीत की राह आप लोग की तो बेहद मुश्किल हो जाएगी सर। ये तीसरा मोर्चा भाजपा का छोड़ा हुआ वायरस है। उनके संसाधनों पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनके संसाधनों पे हेलीकॉप्टर, मतलब आप कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी और बीजेपी एक है? हाँ, ये पर्दे के पीछे से एक है। और ताकि जो कांग्रेस का जो वैचारिक वोट है ये उनको भड़का के अपने पक्ष में ले सके, वोट का मतदान कर सके। दामोदर यादव इसके पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, पुराने रिजल्ट आप देख लीजिए, डाटा उपलब्ध होगा। तो ये परिणाम को प्रभावित करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये कोई जीतने की बड़ा आरोप लगा दिया अनिल गुर्जर जी आप पे, कह रहे हैं बीजेपी के साथ हैं आप लोग।
देखिए, वायरस तो ये लोग हैं, ये लोग अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की अगर कोई बी टीम है तो कांग्रेस है। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे नेता जो अभी यहाँ से प्रत्याशी हैं दतिया से, उन्होंने बड़े जोर शोर से मुद्दा उठाया था कि लगभग हजारों करोड़ का मामला है जो दतिया में नवग्रह मंदिर बन रहा है, तो उसको लेकर हमारे दामोदर यादव जी ने बड़े जोर शोर से मुद्दा उठाया। हमारे जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट में नहीं जो है इन लोगों ने लगने दी, क्योंकि इन्हीं का छोड़ा हुआ वायरस, अगर ये कह रहे हैं तो इन्हीं का छोड़ा हुआ वायरस था जो कांग्रेस का प्रवक्ता रह चुका है अनिल मिश्रा, जिसने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा का विरोध किया और आज भी वो विरोध कर रहा है और उस पर कांग्रेस ने कुछ भी नहीं बोला। यहाँ पर तो खुद सम्मिलित हुई कांग्रेस, ये जब ये नवग्रह मंदिर था। तो वायरस कौन है ये खुद सोचें और आने वाले 3 तारीख को पता चलेगा कि वायरस कौन है। जब तक बीजेपी और कांग्रेस अपने आपसी अंतर्कलह में उलझी रहेगी, आजाद समाज पार्टी जब तक पूरे गांव में भ्रमण कर चुकी है, हम लगभग 80-90% गांव में हमने अपने लोगों से जनसंपर्क कर लिया है। लोगों बड़ी मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम, हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पर आए थे, तो इन दोनों की, बीजेपी और कांग्रेस की जो अभी नामांकन सभा थी, इन दोनों को आप मिला लीजिए, उसके बावजूद हमारी सभा के बराबर नहीं है। और रही बात जो है बी और सी टीम की, ये तो कांग्रेस खुद तय करेगी आने वाले 3 तारीखों के बी थी कि सी थी, क्योंकि हम लोग जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। लगभग हमने 80 से 90% गांव कवर कर लिए हैं। शहर में हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं। तो निश्चित रूप से ये लेकिन अनिल जी देखिए, राजनीतिक विश्लेषकों का यही मानना है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट लगातार यही कह रहे हैं कि इस बार दतिया उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी किसी एक प्रमुख दलों का वोट ज्यादा काटने वाली है। ये तय मानकर चले क्या? देखिए, कौन क्या कह रहा है हम इस पर नहीं जाते, हम तो मुद्दों पर जाते हैं। आज दलितों की अगर कोई बात कर रहा है, पिछड़ों की कोई बात कर रहा है, तो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी बात कर रहे हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काम कर रही है। जब भी कहीं कोई अन्याय और अत्याचार होता है, हमारे हक अधिकारों की बात आती है, तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी मुखरता से उस आवाज को उठाने का काम करती है, चाहे कोई मामला हो। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट में नहीं लगने दी, कांग्रेस बताए क्यों नहीं आवाज उठाई। हमारे लोगों ने लगातार धरने, प्रदर्शन, आंदोलन किए, पूरे प्रदेश में आंदोलन किए, और हमने अपने लोगों को विश्वास दिलाया है कि आप निश्चिंत रहिए, जिस दिन दामोदर यादव जी, चंद्रशेखर आजाद जी की तरह विधानसभा पहुंच जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये आवाज उठाने का काम करेंगे। जो भी हमारे हक अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है, कुठाराघात किया जा रहा है, और हमारे लोगों को जो वर्गला करके अभी तक लगभग 70-75 वर्ष से हमारे वोटों का जो जिस तरीके से ध्रुवीकरण करके इन लोगों ने अपनी ओर खींचने का कार्य किया, हमारे लोग जागृत हो गए हैं और निश्चित रूप से इनकी बी और सी टीम बताने का कार्य करेंगे। 30 तारीख को मतदान है। बड़े अच्छे बहुमत से 3 तारीख को हमारे नेता आदरणीय दामोदर यादव जी भारी बहुमतों से विजयी होंगे। वीरेंद्र जी का ये बड़ा आरोप कि आप और आजाद समाज पार्टी एक ही हैं, पर्दे के पीछे से गेम चल रहा है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख तौर पर 2 बड़ी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि जब से डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उनके नेतृत्व में जितने भी चुनाव अभी तक संपन्न हुए, चाहे वो लोकसभा की 29 सीटों का चुनाव हो, जिसमें छिंदवाड़ा जैसी सीट का भी उन्होंने अपने कुशल रणनीति और मैनेजमेंट के माध्यम से वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाली थी। तो मैं ये मानता हूं कि डॉक्टर मोहन यादव जी पूरी गंभीरता के साथ दतिया उपचुनाव को लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल के साथ 1 और 11 की टीम के साथ चुनावी मैदान में है और निश्चित रूप से पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आने वाले हैं। वो वही बात बहुजन और आदिवासी वर्ग तो निश्चित रूप से 2014 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा ही नहीं, बल्कि उसने स्वयं को आत्मसात किया है। प्रमाण के तौर पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती जी आज कहाँ हैं, उनकी पार्टी कहाँ है, ये आप सम्मानित मीडिया के समक्ष है। रही बात आजाद पार्टी, तो इनके लिए तो बोलना अभी न्यायोचित इसलिए नहीं है कि 1, 2, 4 साल पहले इनका उदय हुआ है।
ही के दावे और वादे एक अलग बात होती है, लेकिन जब चुनावी रण में पार्टी उतरती है तो जन आशीर्वाद एक अलग महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। और भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीति और दतिया में किए गए विकास कार्यों को लेकर दतिया की जनता के बीच में रहेगी और आशुतोष तिवारी जी एक बड़ी जीत सुनिश्चित करके इस बार सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए विजयी हुए। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। वीरेंद्र जी, देखिए 2023 में जो वोट बैंक आप लोगों के साथ था, क्या इस बार कांग्रेस पार्टी को भरोसा है कि वो वोट बैंक इस बार भी आप लोग के साथ रहेगा? बिल्कुल, वो जो मतदाता है हमारा विचारधारा के आधार पर वो कांग्रेस पार्टी के साथ इंटैक्ट है। पूरी पार्टी के समुचित नेताओं की जिनका रेलेवेंस है उनकी वहां मैदान पे ड्यूटी लगाई गई है। सब लोग बहुत जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। बाकी आजाद समाज पार्टी का जो दावा है इसकी पोल मतगणना के दिन खुल जाएगी। अभी ये क्रिकेट में एक कहावत है कि विश्वास कम उत्साह ज्यादा, तो वो हाल है। बाकी चंद्रशेखर, ये क्या नाम है, दामोदर यादव पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और ये उल्टा पुल्टा बयान देके लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं और चुनाव को पोलराइज करना चाहते हैं। बुनियादी तौर पर ये विषैले लोग हैं, समाज में जहर घोलना चाहते हैं। अनिल गुर्जर जी, देखिए सीधा सवाल है आपसे, इस बार आप लोगों को क्या लगता है मध्य प्रदेश में आप लोग किंग मेकर बनकर उभरेंगे या फिर किंग बनने की ये भारी लड़ाई जारी रहने वाली है? नहीं नहीं, निश्चित रूप से हम लोग बड़े अंतर से जो है चुनाव जीतने जा रहे हैं। और रही बात ये कांग्रेस के साथियों की, तो कांग्रेस के साथियों को मैं बता दूं, ये वही दामोदर यादव हैं जिन्होंने 32,000 वोट हासिल किए थे दतिया स्योड़ा में, और मात्र 7-8 हजार वोट से जो है ना आपके बीजेपी के कैंडिडेट से पीछे थे। तो निश्चित रूप से आप इस मुगालसे में न रहिए। आप 3 तारीख को रिजल्ट देखिए और फिर आपको ये मालूम चलेगा कि आजाद समाज पार्टी किस तरीके से काम कर रही है। हमारे हजारों कार्यकर्ता आज शहर में कैंपेन कर रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं, और गांव गांव जाकर के हम लोग, खुद में भी होके आया हूं लगभग आज 10 गांव में, जो निश्चित रूप से जो लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। आजाद समाज पार्टी, हमारे नेता माननीय दामोदर यादव जी और चंद्रशेखर आजाद जी ने जो आज कहीं भी अन्याय अत्याचार होता है, मध्य प्रदेश में हो या पूरे देश में हो, तो निश्चित रूप से सबसे पहले अगर कोई पहुंचती है तो आजाद समाज पार्टी की भीम आर्मी पहुंचती है। तो उसका परिणाम है कि आज लोगों का जो जन समर्थन और जन आशीर्वाद जो मिल रहा है, इसका आपको परिणाम 3 तारीख को देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से हम लोग हजारों मतों से आज भी आगे हैं और ये लोग झूठे प्रोपेगेंडा फैला करके वोटों का जो आखिरी प्रतिक्रिया जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? ठीक है योगेश जी, ठीक है। ये लोग वोटों का जो बताते हैं कि ठाकुर समाज के इतने हैं, ब्राह्मण समाज के इतने हैं, ठाकुर और ब्राह्मण समाज को दोनों को मिला लेना फिर भी जो है कुशवा समाज के बराबर नहीं है। ठीक है, फिर भी कुशवा समाज के बराबर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठे जो है इनके लोग जो है झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि हमारे वोट इतने हैं, हमारे वोट इतने हैं। दलित पिछड़ों के वोट हैं और 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। ठीक है सर, ठीक है योगेश जी, ठीक है सर। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है सर? देखिए फातिमा जी, अगर पिछले 2 चुनाव के रिजल्ट्स पर अपन गौर फरमाएं तो निश्चित रूप से जीत हार का अंतर 3 से 5 हजार के बीच में था। तो बहुत मार्जिनल जीत और हार हुई है और मैं ये मानता हूं कि अब की चोट। ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया है हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, दतिया उपचुनाव अब लगातार सियासी सरगर्मियां बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। आजाद समाज पार्टी की एंट्री से ये पूरा मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है। ऐसे में सवाल ये बड़ा है कि क्या इस बार आजाद समाज पार्टी किंग मेकर बनकर साबित होगी या फिर किंग बनने की लड़ाई जारी रहने वाली है। और इसी के साथ बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।